हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैप एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मेंबर। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया था कि नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों के मन में कैसे आई। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो धीरे धीरे जो हमारा जो देश है उस पर कब्जा किए, उसके बाद जो है लोगों के मन में जागरूकता कैसे आई कि नहीं भाई अब बहुत हो गया ब्रिटिशर्स को, अब हमारे कंट्री से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, हमें स्वराज की ज़रूरत है जहाँ हमारे अपने लोग जो हैं यहाँ पे रूल करेंगे, ब्रिटिशर्स का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होगा। तो अलग अलग एसोसिएशन के बारे में हमने देखा था कि कैसे जो है अलग अलग एसोसिएशन बने, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे। मॉडरेट्स जो ये सोचते थे कि हम ब्रिटिशर को समझा बुझा के जो है अपना काम चलाएंगे, और एक्सट्रीमिस्ट वो लीडर्स हुआ करते थे जो ये सोच के और ये मान के चलते थे कि भाई समझाने बुझाने से कोई भी काम नहीं होने वाला, रेवोल्यूशनरी एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें जो है हमने इसमें देखा था। अब हमको जो है फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, यहाँ से हमको जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेज है, सॉरी सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, ठीक है, एक स्लोगन है, एक नारा है, ये किसने बोला था ये हम आगे देखेंगे। ठीक, तो by the 1980s, many Indians began to raise questions about political style of the Congress। तो 1890s, ठीक है, 1890s के आते आते बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो क्वेश्चंस उठाने लगे, प्रश्न पूछने लगे कि जो पॉलिटिकल स्टाइल है कांग्रेस का क्या ये सही है, क्या इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हमको जो आज़ादी जिसकी हम मांग कर रहे हैं, जिसकी हम कामना कर रहे हैं वो हमको मिल जाएगी। इन बंगाल, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandrapal, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods। तो जो बंगाल है और महाराष्ट्र और पंजाब है वहाँ पे कुछ लीडर्स, ठीक है, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ये लोग क्या एक्सप्लोर कर रहे थे या क्या खोज रहे थे, कोई मतलब हमको रेडिकल ऑप्शंस चाहिए, है ना, राजनीति में एकदम परिवर्तन चाहिए, कोई क्रांतिकारी, रेडिकल मतलब एकदम क्रांतिकारी हमको उद्देश्य चाहिए, और कुछ उसी तरीके का हमको तरीका चाहिए जिससे हम जो है नया एक रास्ता खोज सके। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की जो मॉडरेट्स थे उनकी, कि वो भाई ये इस तरीके के मतलब प्रभुत्व वाला जो भावना होता है कि हाँ भैया हम प्रेयर्स करेंगे पॉलिटिक्स में, है ना, हम लोगों को समझाने, ब्रिटिशर को समझाने की कोशिश करेंगे, उनसे विनती करेंगे, और वो हमारे कंट्री को स्वराज, हमारी कंट्री हमको सौंप के चले जाएंगे। तो भाई इस चीज़ की वो बहुत आलोचना करने लगी, और एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। और उन्होंने किस चीज़ पर जोर देना चालू किया, किस चीज़ में वो जोर देने लगे कि हमको क्या है इम्पोर्टेंस देखना है, किसको, सेल्फ रिलायंस को, मतलब अपने आप को हमको एकदम ताकतवर समझना है कि हम मतलब उनको खदेड़ के यहाँ से निकल जाएंगे, और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, मतलब उनको कुछ यूजफुल काम करना है। तो दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ नॉट ऑन गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या तर्क दिया कि लोग जो है उनको किसके ऊपर रिलाई करना है, किसके ऊपर आश्रित रहना है, अपनी खुद की स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी खुद की जो आत्मबल है, आत्मशक्ति है, उसको पहचानना है। ये कि नहीं कि भाई गवर्नमेंट है वो अच्छा काम ही कर रही है, अच्छे तरीके से कर रही है, तो हम उनका साथ देंगे और हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। वो ये इनको मतलब इस चीज़ों को बहुत गलत मानते थे, ठीक है। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, ठीक है, लोगों को है स्वराज के लिए, अपने हक के लिए जो है उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने एक नारा बनाया, एक स्लोगन रेस किया, ठीक है, जो क्या था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने सुना होगा बहुत बार, जो है हम इंडिपेंडेंस डे के स्पीचेस वगैरह स्कूल्स में बनाते हैं, सुनते हैं, तो इसमें आपने ये स्लोगन जरूर से पढ़ा होगा, सुना होगा। और एक और बहुत ही फेमस स्लोगन है, डू और डाई, ये तो आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक, तो आगे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इन 1905 लॉर्ड कुर्जन पार्टीशन बंगाल। तो अब 1905 में क्या हुआ, जो बंगाल प्रोविंस था, ठीक है, उसके क्या है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये जो पार्टीशन है, किसके बेसिस पे हुआ, हिंदू और मुस्लिम्स के बेसिस में। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स का क्या इंटेंशन था कि वो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल के अपना जो पल्ला है वो उसको भारी करना चाहते थे।
तो देखते हैं एट द टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो उस समय जो है बंगाल जो है क्या है, सबसे बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, और इसमें कौन से पार्ट इंक्लूड हुआ करते थे, बिहार और उड़ीसा के भी कुछ पार्ट्स हुआ करते थे। तो ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो ब्रिटिश ने क्या तर्क दिया कि भाई हम इसलिए उसका डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए पार्टीशन कर रहे हैं बंगाल को, ताकि वहां पे जो राजनीतिक है ना, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाना है उनको उसमें सुविधा हो, कन्वीनियंस हो। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस में, तो इसमें यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस वाली बात ही नहीं आती कि भाई आप डिवाइड कर दोगे उसके बाद आपको वहां पे अच्छे से मतलब शासन चलाने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इस तरीके की कोई बात नहीं थी। कन्वीनियंस डिड इट रेस्पेक्ट, किस तरीके का कन्वीनियंस, भाई किस तरीके के कन्वीनियंस पर बात कर रहे हैं। तो क्लियरली इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड बिजनेसमैन। तो ये एकदम क्लियर था कि ये जो पार्टीशन है, ठीक है, इसका मेन रीजन क्लोजली टाइड मतलब मेन रीजन क्या था, जो इंटरेस्ट था, है ना, ब्रिटिश ऑफिसर ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम को वो डिवाइड कर दे, और बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन जो है, व्यापारी जो है, वो भी ये चाहते थे, क्योंकि कि इससे जो है उनको प्रॉफिट होने वाला था। तो इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम प्रोविंस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद असम। तो देखिए क्या है, अगर उनको डिवाइड करना ही था तो वो नॉन बंगाली एरियाज को भी डिवाइड कर सकते थे, प्रोविंस से जो प्रोविंस था बंगाल प्रोविंस। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ईस्ट बंगाल है, ठीक है, उसको मर्ज कर दिया किसके साथ, आसाम के साथ। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। तो यहाँ पे ठीक है, उनका मेन उद्देश्य क्या था कि जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था जो बंगाली पॉलिटिशियन को, उसको वो क्या करना चाहते थे, कर्टल करना चाहते थे। कर्टल मतलब सप्रेस करना चाहते थे, कम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो बंगाली पीपल है उनको क्या है, 2 हिस्सों में बांट दिया। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसने क्या है, लोगों के मन में बहुत ही गुस्सा, इन्फ्लुएंटेड मतलब बहुत ही गुस्से की भावना जो है ला दी पूरे कंट्री में। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, मॉडरेट एंड रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स एक्सट्रीमिस्ट को कहा जा रहा है, एज दे आर कॉल्ड अपोज्ड इट। तो सारे जो कांग्रेस थे, 2 पार्ट्स थे, कांग्रेस के मॉडरेट्स और रेडिकल, ये दोनों पार्ट्स ने जो है इस चीज का बहुत ही ज्यादा अपोज किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। तो इसमें क्या है, बहुत ही बड़े बड़े जो है पब्लिक मीटिंग्स, है ना, पब्लिक मीटिंग्स जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत सारे प्रदर्शन किए गए, धरना प्रदर्शन वगैरह जो बोलते हैं आज भी होता है। तो इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, और नए मेथड्स, ठीक है, नए मेथड्स को अडॉप्ट करने लगे कि बड़ी संख्या में जो है प्रोटेस्ट कैसे करना है, विद्रोह कैसे करना है। स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नॉन एज स्वदेशी मूवमेंट। और यही जो स्ट्रगल है, इसका क्या नतीजा हुआ, अनफोल्डेड मतलब इसका एक रिजल्ट मिला, ठीक है, वही उसे क्या कहा जाता है, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमको क्या है, हमारे देश में जो बने हुए चीज है उन्हीं को यूज करना है। ब्रिटिशर्स जो अपने कंट्री से बना के यहाँ पे एक्सपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, उसको हमको यूज नहीं करना है। जैसे कपड़े हो गया, इवन आपको पता है कि उस समय जो है बैंगल्स, चलिए चूड़ियां ब्रिटेन के लोग नहीं पहनते थे, लेकिन वहां से वो मैन्युफैक्चर करके लाते थे, क्योंकि इंडियन पीपल चूड़ियां पहनते थे, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारी जो मूवीज वगैरह है, जो पुरानी मूवीज है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विथ इकोस एल्सवेयर टू। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, इसका रिजल्ट जो हुआ स्वदेशी मूवमेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट था बंगाल में, लेकिन इसकी जो गूंज थी ये पूरी कंट्री में थी। तो इन द डेल्टिक आंध्रा फॉर इंस्टेंट इट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। और जो डेल्टिक एरिया है आंध्र प्रदेश का, वहां पे इसे वंदे मातरम मूवमेंट कहा जाने लगा। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है बाल गंगाधर तिलक की, ये यहाँ बुक पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे रखी गई है एक न्यूज़पेपर जिसमें केसरी लिखा हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक, नोटिस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर लाइज ऑन द टेबल, ठीक है, यहाँ पे जो टेबल है उसमें न्यूज़पेपर में केसरी लिखा हुआ है। केसरी, अ मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय तिलक, became one of the strongest critics of British रूल। तो ये जो मराठी न्यूज़पेपर है, इसके एडिटर थे बाल गंगाधर तिलक ही थे, और ये एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ पे मतलब न्यूज़पेपर हुआ करता था, जो आलोचना करते थे, बहुत ही कड़े तरीके से आलोचना करती थी ब्रिटिश इंडिया की। तो यहाँ पे आगे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये 1000 जॉइन द डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट है, जहाँ पे लोग जो
नेशनलिस्ट है वो पूरे कंट्री के जो लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप भाई बाहर के बने हुए जो एक्सपोर्टेड मटेरियल है जो ब्रिटिशर्स अपने कंट्री से लेके आते हैं उनको यूज़ ना करें, अपने बने हुए अपने देश में अपने देश में बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करें। और ठीक है, और इससे और क्या था कि वो क्या करते थे कि बहुत ही मास मतलब बहुत ज़्यादा जो इस तरीके के जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है उनको इकट्ठा करके एक जगह बॉनफायर बना देते थे, मतलब बहुत बड़ा आग आग लगा देते थे वहां पे। आगे हम देखेंगे इस चीज़ों को भी। तो द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो ये जो ब्रिटिश मूवमेंट सॉरी ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये क्या मतलब किस लिए वो किया गया था, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं ठीक है उनका जो रूल है ठीक है उनको वो अपोज कर सके, उसका विरोध कर सके और आइडियाज ले सके कि हमको खुद की हेल्प खुद से करनी है, स्वदेशी एंटरप्राइज है उनको बढ़ावा देना है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन उसको बढ़ावा देना है और इंडियन लैंग्वेजेस का यूज है उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि ये देखिए ये जो चैप्टर है ये पूरे जो चैप्टर आपने पढ़े उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आप एकदम ध्यान से पढ़िए। जो ये सब सारी चीजें जो है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया हम हर चैप्टर में ले चुके हैं। जैसे कि नेशनल एजुकेशन का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो हिंदी होना चाहिए था जो हमारी कंट्री का लैंग्वेज है, या फिर वेस्टर्न लैंग्वेज होना चाहिए था, या इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए था। ये बहुत सारी चीजें जो है हमने पहले के जो चैप्टर्स है उसमें देखी है। हमने जो स्वदेशी एंटरप्राइजेस है, जो इंटर एंटरप्राइजेस है, इंडस्ट्रीज है, उसके बारे में भी हमने देखा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इंटर रिलेटेड है पहले के जो चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं उससे। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। तो स्वराज पाने के लिए अपना खुद का राज स्थापित करने के लिए जो रेडिकल्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, वो क्या बोलते थे, वो किस चीज की वकालत किया करते थे कि भाई हमको बहुत ही बड़े लेवल में क्या है लोगों को इकट्ठा करना है, बायकॉट करना है, मतलब विरोध करना है ब्रिटिश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके बनाई हुई चीजें जो गुड्स हैं वो यहाँ बेच रहे हैं उनका भी। तो सम individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule। और कुछ जो लोग हैं जो रेडिकल्स है उसमें से कुछ लोग ये बोलते थे कि भाई उनका सजेशन ये था, उनका सुझाव ये था कि भाई हमको कुछ क्रांतिकारी मतलब वायलेंस करने का जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब क्रांतिकारी तरीके से हमको आंदोलन करने का जरूरत है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा और जो मारपीट वाला जो एरिया होता है लोगों को मतलब कोई कहीं पे कुछ जला दो भाई, इस तरीके का जो माहौल होता है ना उस तरीके का माहौल बनाने की जरूरत है ताकि वो ब्रिटिश का जो रूल है उसको यहाँ से हटा सके। द ओपनिंग डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी वे मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। तो ये जो ओपनिंग डेकेड था 20th सेंचुरी का है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी आए। तो द ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट डक्का इन 1906। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हुआ, कुछ चेंजेस भी आए। तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस से हटके भी एक और ग्रुप मिला। ठीक है, जो मुस्लिम के लैंडलॉर्ड्स और नवाब थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो अपना एक अलग एसोसिएशन बनाए जिसका क्या नाम था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, डेक्का इन 1906 में इसे फॉर्म किया गया। तो लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये जो लीग था, ये जो एसोसिएशन था, इसने सपोर्ट किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एकदम सही है। It desired separate electorates for Muslim, a demand conceded by government in 1909। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिमांड की कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, है ना, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मतलब इलेक्ट करेगा मुस्लिम लीडर्स के लिए, वोट देगा मुस्लिम लीडर्स के लिए। और ये जो डिमांड उन्होंने मुस्लिम से रखी थी, गवर्नमेंट ने क्या कर दी, उसको एक्सेप्ट कर ली 1909 में। कंसीडर मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। So some seats in the council were now reserved for Muslims who would to be elected by Muslim voters। तो कुछ जो सीट्स है, ठीक है, ये जो लीग बनाया उन्होंने, उसके बाद जो गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड रखी तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उसमें ये भी था कि कुछ जो सीट्स है काउंसिल्स में, ठीक है, काउंसिल में उनको क्या है रिजर्व कर दी गई मुस्लिम्स के लिए। और वो जो मुस्लिम्स है उसको इलेक्ट कौन करता था, मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करते थे। तो दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियन to gather a following by distributing favors to their own religious group। और ये जो मतलब टेम्पटेड पॉलिटिशियंस मतलब ये अगर उनकी मांगे मान ली गई तो उनसे क्या है वो बहुत ही खुश हो गए थे। ठीक है,
खुश हो गए थे और उनका मन एकदम मतलब हाँ भाई वो ललचाने लग गया कि हाँ भाई हमारी बातें तो मान मान रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो अब हमको ब्रिटिशर्स का साथ देना पड़ेगा। तो ये जो टेम्पटेड पॉलिटिशियन है गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए और डिस्ट्रीब्यूट करने लगे कि भाई अपने रिलीजियस जो ग्रुप है उसको वो फेवर करने के लिए लोगों से अपनी बातों को मनवाने लग गए। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय की भी पिक्चर दी गई है। तो ये एक नेशनलिस्ट थे पंजाब से, और ये जो एक लीडिंग मेंबर से जो रेडिकल ग्रुप था उसके एक बहुत ही मतलब मुख्य मेंबर्स थे, और ये एकदम आलोचना करते थे जो पॉलिटिकल पटिशंस वगैरह जो रखते थे ना मॉडरेट्स उसके लिए, और ये एक्टिव मेंबर भी थे आर्य समाज के। तो मीन वाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, तो इसके कारण ठीक है ये जो मुस्लिम लीग फाउंड हुआ और ये जो उनकी बातें रखी गई, जो बातें ब्रिटिशर्स ने मान ली, उनको सेपरेट काउंसिल दे दिया गया काउंसिल में। तो उसके बाद जो है कांग्रेस क्या है दो टुकड़ों में बट गई 1907 में। द मॉडरेट्स वे अपोज टू यूज ऑफ बाइकॉट। तो ये जो मॉडरेट पीपल थे भाई एकदम सदाचारी लोग कि भाई नहीं भाई बिल्कुल लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है, तो ये अपोज करते थे कि बॉयकॉट हमको नहीं करना है ना, ये जो बॉयकॉट वगैरह कर रहे हैं उसको नहीं करना है। दे फेल्ट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, और उनको ये लगता था कि इससे वायलेंस क्रिएट होगा, तो ये वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस came to be dominated by moderates with Tilak's followers functioning from outside। तो ये जो स्प्लिट हुआ ठीक है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, तो इसके बाद जो है जो मॉडरेट्स है ठीक है जो कांग्रेस है वो डोमिनेट होने लगी किससे, जो मॉडरेट्स है उनके बलबूते पर ठीक है, और तिलक के जो फॉलोअर्स थे वो फंक्शन करते थे आउटसाइड से। द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1950, और ये जो दो ग्रुप है फिर से वो एकजुट हो गए दिसंबर 1950 में। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। और उसके बाद 1915 में ये दोनों इकट्ठा हुए। उसके बाद कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया। पैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको क्या कहा जाता है लखनऊ पैक्ट, जिसमें ये डिसाइड किया कि भाई अब जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस उनको साथ मिलकर काम करना है ताकि जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके और हमारी कंट्री को स्वराज दिला सके और हमारी कंट्री को ब्रिटिशर से फ्रीडम दिला सके। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं ठीक है। रेवोल्यूशनरी वायलेंस, ठीक है रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब होता है द यूज ऑफ वायलेंस टू मेक रेडिकल चेंज विद इन द सोसाइटी। मतलब आपको वायलेंस ठीक है मार धाड़ उसको वायलेंस कहा जाता है, वो यूज करके जो है अपने कंट्री में रेडिकल चेंज मतलब क्रांतिकारी चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में। और काउंसिल होता है सबको पता है, सिविक्स में हम पढ़ते हैं, एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद इन एन एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। तो यहाँ पे हमको देखना है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में, कि एक मतलब पूरा जो राष्ट्र है ठीक है पूरा जो राष्ट्र है वो एकजुट होके एक राष्ट्रवादी मतलब कैसे बना, और ना सारे जो लोग हैं हमारे कंट्री के उनमें जागरूकता कैसे आई कि भैया लड़ाई लड़नी है ठीक है, कैसे भी नॉन वायलेंस तरीके से ही लड़नी है, लेकिन कैसे आगे हमको बढ़ना है। तो आफ्टर 1990, तो 1990 के बाद में द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन लार्ज नंबर एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल। तो 1990 के बाद जो स्ट्रगल है ठीक है, ये जो लड़ाई है ब्रिटिश रूल के खिलाफ में, ये धीरे धीरे क्या हो गया मतलब ग्रेजुअली मतलब एकाएक ठीक है, ग्रेजुअली मतलब एकाएक जो है एकदम बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट की तरह वो बन गया। तो इसमें क्या है जो हमारे कंट्री के अलग अलग सेक्शन के लोग हैं सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि किसान हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वुमेन्स हो गए ठीक है, बहुत ही बड़ी संख्या में जो है इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए, जिसके कारण जो है ये मूवमेंट क्या हो गया मास मूवमेंट बन गया। सर्टन बिजनेसमैन टू बिगेन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन 1920s। व्हाई वाज दिस सो? और कुछ जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो भी जो है कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे 1920s में। तो ये क्यों हुआ ये आगे देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें सारे जो विश्व के लोग हैं बड़ी बड़ी शक्तियां जो है वो लड़ने लगी थी। तो इससे क्या है जो हमारी कंट्री का जो अर्थव्यवस्था है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक सिचुएशन है, उसमें काफी सारे चेंज हो गए। इट लेड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, तो जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, तो उनकी जो डिफेंस है ना, जो डिफेंस क्या बोलते हैं वो
और डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, जो आर्मी नेवी इसमें जो खर्चा होता है उसके एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसमें आर्मी को लेके जाना है, वहाँ पे डिफेंस में जो लोग हैं, मिलिट्री में जो लोग हैं, उनको खाना देना है, कपड़े देना है, उनको आने जाने का एक्सपेंस दे देना है, वॉर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, उसका एक्सपेंस है। तो जो लड़ाई हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही। तो ये जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, इससे जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मिले। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। तो इस अभी एक्सपेंडिचर बढ़ गया है ना, खर्चे बढ़ गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, जो हर एक व्यक्ति, इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति की जो इनकम है उसमें टैक्सेस बढ़ा दिए, और बिजनेसमैन है उसको जो बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है उसमें उन्होंने जो है टैक्सेस बढ़ा दिए। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड्स ऑफ वॉर सप्लाईज लेड टू शार्प राइज इन प्राइसेस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर कॉमन पीपल। तो अब भाई क्या हुआ, जो ये मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर बढ़ी है, डिमांड बढ़ी वॉर के सप्लाईज के लिए, तो इससे क्या है, जो प्राइजेस है, जो लोकल चीज़ों की भी प्राइजेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो इससे क्या है, जो कॉमन पीपल है उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम पार। और इसके विपरीत जो बिजनेस ग्रुप है उनको क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा वॉर से, क्योंकि भाई चीजों की मांग बढ़ गई, तो भाई उनको सामान बेचना था, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा प्राइसेस में बेचते थे, जो वॉर वाले लोग हैं उनको भी और कॉमन पीपल है उनको भी। तो इससे क्या है, जो बिजनेस ग्रुप है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। एज यू हैव सीन इन चैप्टर 9, द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड जूट बैग्स, क्लोथ, रेल्स एंड कॉस्ट डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन इंडिया। तो हमने चैप्टर 7 जो है ट्रेड वाला जो चैप्टर था, वहां पे हमने देखा था कि जो वॉर है, लड़ाई हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके कारण जो इंडस्ट्रियल गुड्स है ना, उसकी डिमांड्स काफी बढ़ गई थी, और इसके कारण जो है ना, जो ये इंडियन प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड बढ़ गई, और इंपोर्ट जो हुआ करते थे ब्रिटिशर्स अपने कंट्री से, वो उसमें कमी आ गई थी। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड ड्यूरिंग द वॉर एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगैन टू डिमांड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है इस समय जो है बहुत फलने फूलने लग गई, और इंडियन की जो बिजनेस ग्रुप है वो उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अच्छे से आगे अक्सर बढ़ सके। नहीं तो फिर क्या है, ब्रिटिशर्स क्या है, वो जो कंट्री है उसको सप्रेस करने की कोशिश करते थे, उसे नीचा भी दिखाने की कोशिश करते थे कि हाँ भाई, जैसे कि टाटा ग्रुप के बारे में हमने देखा था, रतन टाटा की जो कंपनी है उसके बारे में हमने देखा था चैप्टर 7 में। पहले वो क्या सोचते थे कि भाई आयरन ये लोग बना सकते हैं क्या, लेकिन जब वॉर आया, जब उन्होंने आयरन उनको सप्लाई किया, तो उनको पता चला कि हाँ भाई हमारी कंट्री में भी जो है उच्च लेवल का जो चीज़ें हैं वो बन सकती है। तो ये चीज़ें जो है, मैंने जैसे कि बताया, ये चैप्टर आपको बिल्कुल जो पहले हमने पढ़ा उससे रिलेट करते हुए चलना है। आगे के लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका मतलब कुछ भी अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे जो चैप्टर्स हैं उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद ये चैप्टर को पढ़ें। द वॉर ऑल्सो लेट द ब्रिटिश टू एक्सपांड देयर आर्मी। ठीक है, तो वॉर हो रहा था तो भाई अपनी आर्मी में लोगों की भी जरूरत थी, तो उन्होंने क्या है, नए लोगों को रिक्रूट करना भी चालू कर दिया। तो विलेजेस वेयर प्रेशराइज्ड टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एलियन कॉज। तो विलेजेस में प्रेशर डाला जाना लगा कि भाई तुम लोगों को भेजो कि वो आर्मी में एंट्री ले, है ना, आर्मी में रिक्रूट हो जाए। और एलियन कॉस्ट मतलब जिस चीजों के लिए विलेजेस में मतलब प्रेशराइज किया जा रहा था उनको कि भाई तुम सप्लाईज करो, लेकिन उनको इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। एलियन कॉस्ट मतलब जिस चीज को वो जानते भी नहीं थे, लड़ाई वड़ाई के बारे में जानते भी नहीं थे, वहां उनको भेजा जाने लगा। Though a large number of soldiers were sent to serve abroad, many returned after war with the understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India. तो बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो बाहर गए, ठीक है, बाहर गए लड़ाई लड़ने के लिए, और वहां से जब वो वापस लाए, है ना, लड़ाई लड़ने के बाद जो वापस आए, तो उन्होंने वहां पे क्या देखा कि जो इम्पीरियलिस्ट पावर, जो बड़े बड़े पावर्स हैं, वो कैसे लोगों का शोषण करते हैं एशिया और अफ्रीका में। और उसके बाद वो यहाँ पे एक सोच के साथ वापस आए कि अब उनको क्या अपोज करना है, जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिश रूल है, उसका उनको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपोज करना है, और हमारी कंट्री को जो है उनको अब आजादी दिला लेनी है।
Furthermore, in 1970, there was a revolution in Russia. News about peasants and worker struggles and idea of socialism circulated widely, inspiring Indian nationals. और इसके अलावा क्या है, 1970 में एक रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई रशिया में। और जो न्यूज़ है, जो खबर है पीजेंट्स और वर्कर की स्ट्रगल्स की और जो आइडिया थी सोशलिज्म की, ये पूरा जो कंट्री है इंडियन नेशनलिस्ट के बीच में फैल गई। और वो जो आइडियाज है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हमको भी यही आइडिया लगाना है और अपनी कंट्री को क्या है, फ्रीडम दिलाना है। तो अब आगे हमको देखना है एट द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी की जो एंट्री है उनको देखना है कि अभी आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी की जो इम्पोर्टेंस क्या हुआ करती थी उस टाइम में। लोग मतलब क्या उनको समझते थे, क्या सोचते थे उनके बारे में, उनको मतलब पूरा पूरा भगवान का दर्जा दिया गया था। ये जो है हमको आगे देखना है। इट इज इन द सर्कमस्टेंस दैट महात्मा गांधी इमर्ज्ड एज अ मास लीडर। तो यहाँ पे ये जो सर्कमस्टेंस थे, ये जो सिचुएशन थी उस समय, उससे ये पता चलता है कि महात्मा गांधी जो है एक मतलब एक लीडर के तौर पर उभर के आए थे। तो एज यू नो, गांधी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया in 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी जब इंडिया आए तब 1915 में वो इंडिया आए और उनकी एज उस समय थी 46 और वो साउथ अफ्रीका से आए थे। वहां पे भी उन्होंने कई मूवमेंट लॉन्च किए और वहां के लोगों को इंसाफ दिलाने के बाद वो हमारी कंट्री में आए। Having led Indians in that country in a non-violent marches against racist restriction, he was already a respected leader non-internationally। तो उन्होंने वहाँ जो इंडियंस थे, देखिए इंडियंस इन दैट कंट्री मतलब साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे, उनको नॉन वायलेंट तरीके से जो रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शंस है ना, रेसिस्ट मतलब रंग के भेद में जो रिस्ट्रिक्शंस उनको झेलने पड़ते थे, तो उनसे उन्होंने मुक्ति दिलाई थी उनको। और वो एक रेस्पेक्टेड लीडर्स थे और उनको इंटरनेशनली भी लोग जानते थे। हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन्स हैड ब्रॉट हिम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस, हिंदू, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल एंड नॉर्थ इंडियंस एंड अपर कास्ट मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जो कैंपेन्स अभियान चलाए थे, उसके कारण जो है वो अलग अलग जो इंडियंस है ग्रुप, इंडियंस के ग्रुप है उनको जानते थे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे Mahatma Gandhi spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs and overall situation। तो पहला जो साल था उस समय जो है महात्मा गांधी क्या है, पूरी कंट्री में घूमते रहे, है ना। वो वहाँ जो लोग हैं उनकी नीड्स, है ना, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और वहाँ पे क्या ओवरऑल सिचुएशंस है ना, वहाँ पे क्या उस समय हो रहा है उसके बारे में वो जानते रहे। तो यहाँ पे फाउंडर ऑफ नेशनल कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका 1895। तो यहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस, नेशनल मतलब एक ऐसा ऐसा कांग्रेस जो ठीक है, जो दूसरे देश से आए हुए, ठीक है, जैसे इंडियन, ठीक है, इंडियन वहां पे जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, उन्होंने जो कांग्रेस बनाया, ठीक है, जो उस देश के हैं, है ना, जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे हैं, तो वहाँ के जो अगर लोग जो है, वहाँ जो इंडियंस रह रहे हैं, उन्होंने अगर कोई एसोसिएशन बनाया तो उसे नेशनल कहा जाएगा। Then 1895, along with other Indians, Mahatma Gandhi established National Congress to fight against racial discrimination. Can you identify Gandhi ji? He is standing at the center in the row at the back, wearing a coat and tie। तो यहाँ पे देखिए ये जो है महात्मा गांधी की पिक्चर है, ठीक है, और ये नेशनल कांग्रेस ग्रुप है साउथ अफ्रीका का। Intervention in the local movements in Chapar and Kheda and Ahmedabad, where he came in contact with Rajendra Prasad and Vallabh Bhai Patel। ठीक है, तो यहाँ पे वो जब घूम रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा। लोकल मूवमेंट है, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद है, वहां पे उन्होंने पार्ट लिया और वहां पे वो कॉन्टेक्ट में आए राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन अहमदाबाद ये लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1980। और महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में एक हड़ताल करवाई मिल वर्कर्स का 1918 में, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। तो इसके बाद जो है हमको उन मोमेंट्स के बारे में देखना है जो 1990 से 1922 के बीच में हुई। तो ये जो मूवमेंट्स है जो 1990 से 1922 के बीच में हुई, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में देखेंगे,
और गांधी जी को लोग कैसे मानते थे, उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। 1922 से उसके बाद जो है 1922 से 29 के बीच में क्या क्या हुआ, दांडी मार्च हो गया, सॉल्ट जो मूवमेंट है उसको, मूवमेंट्स का क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में, जो हमारे इंडिपेंडेंस है उसे हमको कैसे मिली, उसके बाद जो हमारी कंट्री का पार्टीशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर खत्म करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।